ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर बात करने के लिए हरिमोहन जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हरिमोहन जी, बांग्लादेश भी उसी रास्ते चल रहा है जिस रास्ते चीन चला था, और अब पहले पाकिस्तान को चाइना ने लपेटा, अब वो बांग्लादेश को लपेट रहा है, और अब वो बांग्लादेश में फंडिंग करने के मूड में। चूंकि बांग्लादेश में अभी स्थिति डामाडोल है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार की स्थिति पता नहीं है, कौन चला रहा है ये भी नहीं पता, इसलिए वो भी चाहता है कि चीन से जो मिल रहा है ले लो। तो क्या जो दिमाग पाकिस्तान का चल रहा था, ठीक उसी दिमाग से बांग्लादेश भी पाकिस्तान को आकर्षित कर रहा है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमाएदार थे वो असलियत में पाकिस्तान को अपना कभी समझते ही नहीं थे। हाँ, यूनुस जो भेजा गया है असलियत में ये इनका सगा कभी था ही नहीं। ये पहले दिन से अमेरिका का एक स्टूज रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका, खासकर अमेरिका का जो पिछली सरकार है डेमोक्रेट्स, और उस डेमोक्रेट्स के मामले में भी असलियत में एक डीप स्टेट जिसकी ट्रंप से लड़ाई है। प्रॉब्लम ये है वो बांग्लादेश के अंदर जो गेम खेलना चाहते थे उसमें फंस गए हैं। फंस भी क्या गए हैं, उन्होंने बांग्लादेश को के खेल को बिगाड़ा और बिगाड़ के वो भाग गए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आ रही है कि अल्टीमेटली अमेरिका में जब मतलब सारा खेल ये डीप स्टेट का है, इंडिया की डीप स्टेट से नहीं बन रही थी, इंडिया की डेमोक्रेट्स लेड अमेरिका से नहीं बन रही थी। अमेरिका चाहता था, डेमोक्रेट्स या बाइडेन चाहता था कि भाई सीधी सी बात है, इंडिया रशिया से दोस्ती ना रखे, बदले में इंडिया जो है उसको वो थोड़ी बहुत कंसेशंस वगैरह दे दे। इंडिया कहते हैं कि नहीं, रशिया हमारा पक्का दोस्त है। अब क्योंकि रशिया हमारा पक्का दोस्त है, हम उसको सपोर्ट करे रखेंगे। तो वहां से ये जो डीप स्टेट था, डेमोक्रेट्स थे और बाइडेन, ये सारे के सारे मिलके इंडिया को कैसे भी करके सबक सिखाना चाहते थे। इसीलिए सबक सिखाने के चक्कर में शेख हसीना की बलि चढ़ाई गई ताकि इंडिया परेशान हो। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये शुरू हो गया कि अब प्रॉब्लम ये आई कि इंडिया में तो गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ा, इंडिया ने सिचुएशंस को हैंडल कर लिया, लेकिन डेमोक्रेट्स हार गए। अब प्रॉब्लम ये है, जो वो गेम खेल रहे थे अमेरिका की तरफ से, वो प्लेयर वहां से जा चुका है। और अमेरिका के अंदर ट्रंप जो है वो यूनुस को फूटी आंख देखना नहीं चाहता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूनुस अपने 5 अगस्त के बाद जो भी हुआ, अब तक वो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बांग्लादेश में सक्सेसफुली क्रिएट कर चुका है। यानी शेख हसीना वहां नहीं है, खालिदा जिया भी वहां नहीं है, यहां तक कि उनके जो आवामी लीग और बीएनपी दोनों के जो टॉप लीडर्स हैं, ना सिर्फ एक एक टॉप लीडर्स, यानी 3 या 4 हायरार्की, या तो वो गायब है, अंडरग्राउंड है, भाग चुकी है, या फिर जेल में। ऐसी सिचुएशन में अब यहां पर चाइना के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस दौरान यूनुस ने काम और किया है, एंटी इंडिया जो एक माइंडसेट या एंटी इंडिया नैरेटिव बांग्लादेश में भर भर के बेचा है, और इस लेवल पर बेचा है कि अब अगर डेमोक्रेट्स यही चाहते हैं ना कि 4 साल बाद अगर अमेरिका में वो आए तो कम से कम बांग्लादेश जलता हुआ नजर, और यूनुस ने एटलीस्ट उस सिनारियो के अंदर पहुंचा दिया है जहां बांग्लादेश को अब पैसे की जरूरत नहीं है, बाहर की फंडिंग की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर जमाते इस्लामी उस खेल को खेलती रहेगी। पॉलिटिकल वैक्यूम होने की वजह से बिल्कुल मामला साफ है। ऐसे में चाइना की जो एंट्री है वो असलियत में खेल को थोड़ा सा उस डायमेंशन में लेके जा रही है कि बांग्लादेश सडन कोलैप्स ना करे और चाइना से मिलने वाली फंडिंग उसको कुछ ना कुछ टाइम तक जिंदा रख सके, ताकि 4 साल ये सिचुएशन चले। जब तक ट्रंप है तब तक ये सिचुएशन चले। जैसे ही डेमोक्रेट्स आएंगे, ये अपने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से यूज करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, बांग्लादेश को डिस्टर्ब किए रखने में चाइना और अमेरिका दोनों ने, खासकर डीप स्टेट ने, अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा हो ताकि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार और झारखंड तक के इलाकों के ऊपर डिस्टरबेंस क्रिएट रखे। तो सर एक बहुत बड़ा गेम है, अगर हम इसे बड़े कैनवस में देखते हैं तो यहां यूनुस
सारे वही काम कर रहा है जो एंटी इंडिया वाले हैं, इंडिया को डिस्टर्ब किए रखने वाले हैं। अब इसमें सार्क के रिवाइवल की बात कर रही है सर। सार्क असलियत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान सार्क का मिसयूज करता रहा हमेशा इंडिया को डिफेम करने, जिसमें इंडिया के बराबर, और सार्क इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया और पाकिस्तान बराबर खड़े होते हैं। इंडिया ने सार्क को इग्नोर करके बिम्स्टेक से लेकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस पर दूसरे ग्रुप्स बना लिए। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के कहे अनुसार यही कह रहा है कि साहब इसे दोबारा रिवाइव करते हैं। मजे की बात यह है, जियाउर रहमान जो बांग्लादेश के ही राष्ट्रपति होते थे, सार्क की नींव उन्होंने ही रखनी शुरू करी थी। सार्क का आइडिया उन्हीं का था और बांग्लादेश उसी गेम में इंडिया को दोबारा फंसाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने क्लियर मना कर दिया, नहीं करेंगे। तो सर अभी सिनेरियो बांग्लादेश में इसी तरीके का चल रहा है कि बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम का एक पार्ट यूनस यहां खेल रहे हैं, जिसमें डीप स्टेट, चाइना, अमेरिका सब इन्वॉल्व हैं। हाँ, बस हमारे लिए कंसर्न ये है कि ये हमारे पड़ोस में आग लगी हुई है और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए हमारे को अभी पॉलिटिकल वैक्यूम तो इतनी जल्दी नहीं भरेगा, लेकिन हाँ, इसे हैंडल करने के लिए हमें काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ने वाली, काफी ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, बांग्लादेश की सामाजिक स्थिति खराब है, वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है और जैसे कि आपने बताया कि पहले ये जो बाइडेन के करीबी थे, अब चूंकि प्रशासन बदल लगा और ट्रंप फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, लेकिन ट्रंप की एक कमजोरी भी है और वो कमजोरी है एलन मस्क। और ये बहुत भाई साहब अच्छे से जानते हैं मोहम्मद यूनिस। तो आपने देखा, एक तो वो चाइना को आकर्षित कर रहा है, तीस्ता जो प्रोजेक्ट है उसमें वो चाइना को आकर्षित करते हुए भारत की परेशानी बढ़ा रहा है। अब जो नाराजगी ट्रंप की है, उस नाराजगी को कैसे खत्म किया जाए, तो वहां भी बिजनेस डील कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मोहम्मद यूनिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला था कि साहब उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही एलन मस्क से और स्टारलिंक जो उनका है उसके लिए उन्होंने बांग्लादेश में आमंत्रित किया है और बहुत जल्द स्टारलिंक की सेवाएं लोगों को बांग्लादेश में मिलेगी। तो ये जो बिजनेस डील है, क्या ये तलखी को कम कर पाएगा? सर स्टारलिंक को एक बार जरूर देखना चाहूंगा मैं। स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं और इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप इसे ट्रंप को खुश करने की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मस्क को खुश करने की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं जिससे ट्रंप मान जाए। मेरा ऐसा मानना है कि असलियत में स्टारलिंक डील एक पंथ दो काज की फॉर्म में। पहला, ट्रंप को मतलब मस्क को अगर खुश करते हैं तो ट्रंप खुश होगा, ये लिंकिंग बन रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिजनेस डील मिलती है तो ट्रंप कम से कम 20 करोड़ के करीब, 16 करोड़ के करीब की बांग्लादेशी पॉपुलेशन के अंदर चुप रह जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी बहुत एड वगैरह भी दे देगा। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट है, एलन मस्क के साथ जो स्टारलिंक वाली डील है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि सर वहां असलियत में इनको जो नेटवर्क सर्विसेज चाहिए, इंटरनेट सर्विसेज चाहिए, जो इंडिया की पैठ से, इंडिया की पकड़ से दूर हो। ये स्टारलिंक को आप उस फॉर्म में अगर जोड़कर देखेंगे तो वो ज्यादा बड़ा है। यानी अगर बांग्लादेश के जमीन से नेटवर्क का यूज करके या इंटरनेट सर्विसेज का यूज करके इंडिया के अंदर टेररिज्म को बढ़ाया जाता है, या स्टारलिंक के डिवाइसेस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इंडिया के अंदर एंटर करवा दिए जाते हैं, कम से कम बॉर्डर इलाकों में 10, 15, 20 किलोमीटर तक, तो इंडिया के अंदर जैसे ही वो एंटर होते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती हैं, तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी होने वाली है ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि मणिपुर में जब स्टारलिंक के डिवाइसेस मिले तो इंडियन गवर्नमेंट ने एलन मस्क से कहा कि आप इनकी लोकेशन और खरीदने वालों से लेकर सबके बारे में हमें बताओ। एलन मस्क ने साफ कह दिया ये नहीं कर सकते हैं। तो सर इस चीज को अगर आप यहां से जोड़कर देखते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म को भड़काने वाले मामले में, तो मुझे ऐसा लगता है हमें ज्यादा कंसर्न होना पड़ेगा। और ये इस डायमेंशन में देखने के बाद हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा हमारे लिए, मेरे लिए वो कंसर्न ज्यादा है।
नहीं, क्योंकि सुरक्षा इंडिया सुरक्षा बांग्लादेश में जो भी सुरक्षा है एक मुद्दा है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने मणिपुर का जिक्र किया कि अभी एलन मस्क को भारत में अनुमति नहीं मिली है। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भी भारत के जो जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें स्टारलिंक की सेवाएं लेते हुए लोग देखे गए, उनके पास तमाम इक्विपमेंट भी पकड़े गए। तो अगर बांग्लादेश में वो चालू हो जाती है तो एक 4000 किलोमीटर से बड़ी जो सीमा है वहां पर भी एक असुरक्षा की भावना होगी। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरीके से गलवैया बांध रहे हैं ये खतरनाक स्थिति है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि क्या इस डील के जरिए मोहम्मद यूनिस ट्रंप को पटा सकते हैं क्या, और ट्रंप की तलखी दूर कर सकते हैं क्या? सर, ट्रंप को पटा सकते हैं सिर्फ एक डील से, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो डील एलन मस्क के साथ है और ट्रंप की लड़ाई डीप स्टेट के साथ है। लेकिन मेरा कंसर्न असलियत में ये है कि ट्रंप बहुत ज्यादा इंप्रेस हो या ना हो, इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये पक्का है कि इससे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में एक तलखी जरूर आएगी स्टार लिंक को लेकर एलन मस्क, ट्रंप और मोदी के बीच में। मतलब हम अगर ये देखते हैं कि क्या एलन मस्क के तरीके के थ्रू ट्रंप जो है वो बांग्लादेश में मेहरबान हो जाएंगे, तो वो कौन सी ऑफर्स करेंगे या क्या ऑफर करेंगे ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ चाइना भी वहां मौजूद है, दूसरी तरफ ट्रंप अगर वहां मौजूद है, तो उन दोनों को एक साथ बैलेंस कर पाना थोड़ा आसान नहीं होगा, मैं ये चीज जानता हूं। लेकिन हाँ, ट्रंप के जो तल्ख तेवर हैं वो बिजनेस डील्स देखकर नरम पड़ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी जो भी तल्ख तेवर होंगे, जैसे ही एक बिजनेस डील मिलेगी, चाहे वो एलन मस्क की फॉर्म में मिले और 2-4-10 बिजनेस डील्स और अगर ऑफर कर दी जाती है अमेरिका को, तो ट्रंप जो है वो नरम पड़ेगा, जो अभी बांग्लादेश के ऊपर सख्त दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर कैसे मानते हैं, क्योंकि जल नुकसान हो रहा बंटवारे है, को वो लेकर हमें देखना हो। जी, तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर कैसे मानते हैं? जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान को आकर्षित कर रहा है, उसको अपनी तरफ बुला रहा है, इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना खतरा आने वाले समय में? सर, तीस्ता प्रोजेक्ट जो है वो अगर हम ध्यान से देखें, ये पूरा का पूरा इलाका चिकन नेक के पास का है। वहां पर चाइना पाकिस्तान की किसी भी तरीके की प्रेजेंस, वो जो 30 किलोमीटर का चिकन नेक वाला इलाका है, वो कंसर्न पैदा करता है। सर, वहां पर किसी भी तरीके की पाकिस्तान या चाइना की प्रेजेंस जो है, हमारी सिक्योरिटी थ्रेट, हमारी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो कंसर्न का इशू बन जाता है। सर, सोचकर देखिए, एक तरफ ऊपर अगर हम देखते हैं तो डोकालाम वाला पूरे का पूरा रीजन है जो हम ओल्ड सिल्क रूट वाला फॉर्म देखते हैं। चाइना उसमें एक डैगर की फॉर्म में भूटान और सिक्किम के बॉर्डर के बीच में, यानी इंडिया भूटान और सिक्किम के बॉर्डर के बीच में एक डैगर की फॉर्म में प्रेजेंट है। वहां से जस्ट 50 किलोमीटर दूर पर हमारा चिकन नेक है। चाइना वहां पर प्रेजेंट है। वहीं अगर हम देखते हैं नीचे, अगर रंगपुर जो पूरा तीस्ता वाटर रिजर्वायर वाला तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट का जो पूरा सिस्टम है, वहां पर भी अगर चाइना प्रेजेंट होता है, तो हम तो दो तरफ से गिर गए ना। नेपाल के अंदर पोखरा में उसने अपना पोर्ट बना रखा है। नेपाल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडियन बॉर्डर्स के पास चाइना के चल रहे हैं। इधर से वो रंगपुर के अंदर भी प्रेजेंट है, ऊपर से जो चुंबी वैली है उसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों तरफ से अगर वहां पर चाइना प्रेजेंट है, साथ में नेपाल में भी पाकिस्तान की प्रेजेंस है, बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान की प्रेजेंस है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ढाका के अंदर आईएसआई चीफ आए तो 4 लोगों का डेलीगेट जो है वो उस इलाके में देखा गया जहां पर हम अभी चाइना के तीस्ता प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा कंसर्न है और आगे आने वाले कम से कम 10 से 20 साल हमें अपनी सिक्योरिटी पे कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया का सिनारियो बदल रहा है और चाइना तीनों तरफ प्रेजेंट है, सर घबराने वाली बात तो है और बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है। जी, ये वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के कंधे पर रखकर एक तो दोनों देशों से बिजनेस डील कर रहा है, वहां पैसा लगा रहा है, और तमाम वो प्रोजेक्ट जो भारत के लिए सुरक्षा को लेकर भी बहुत महत्व रखते हैं, उन
प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड है। और आपने सही कहा कि पाकिस्तान की तमाम आईएसआई के लोग अगर वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर भारत के बॉर्डर के इलाकों का अध्ययन करते हैं, उनको देखते हैं, तो निश्चित तौर पर वो चाइना के कहने पर, चाइना की प्लानिंग से कुछ ना कुछ है जो कि रचने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे ऐसे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि क्या पाकिस्तान 1971 का बदला लेना चाहता है? वो आग जो मोहम्मद के दिल में दबी हुई है और शायद उनके कार्यप्रणाली में, उनके फैसलों में वो दिखाई भी देती है वो झलक। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हरि मोहन जी, आपका विस्तार से आपने मेरे साथ जानकारी दी, लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ साथ फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।